हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री डीएड और प्री बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया है कि बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए भी वीडियो लाइए, लेकिन देखिए सिलेबस सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसी को पढ़कर भी आप बीए बीएड और बीएससी बीएड में मतलब अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ज़रूर इसमें ध्यान दीजिए। आपका 9 जून को एग्ज़ाम है बीएससी बीएड और बीए बीएड का। तो इसी वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट पर पूरा वीडियो अपलोड है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे सामान्य ज्ञान का हो, चाहे शिक्षण अभिरुचि हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे अंग्रेजी हो। तो वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट पर चैनल के, और वहाँ पर पूरा पढ़ लीजिए। बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। 2022 में किए थे, 23 में और 24 में भी अपलोड हो रहा है। तो 22, 23, 24 जो भी वीडियो अपलोड है सभी आपके सिलेबस से ही है, कोई सिलेबस के बाहर से नहीं है। सभी को आप पढ़ सकते हैं। 2022 का वीडियो भी पढ़ सकते हैं, 24 के लिए, 23 का भी पढ़ सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, देखिए, शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। योजना, निर्देश, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के बारे में निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? ये जो परिभाषा है किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, मॉरिसन ने, हफ एवं डंकन ने या स्मिथ ने? बताइए दोस्तों। अगर आपको भी पता होगा पहले से तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये जो परिभाषा है किस विज्ञान या वैज्ञानिक या विद्वान या मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण 4 चरणों में होने वाली क्रिया है योजना, निर्देश, मापन और मूल्यांकन। ये परिभाषा दिया है हफ एवं डंकन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दिया है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण संस्थाओं तक सीमित होती है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास अथवा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। प्रशिक्षण ऐसी क्रियाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें अनुदेशन, अभ्यास आदि सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी है, अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मानव व्यवहार में अभिष्ट परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें पहला जो कथन है वो सत्य नहीं है। शिक्षक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण संस्थाओं तक सीमित होती है। देखिए, ये गलत है। ये शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि ये व्यापक होती है। जो शिक्षा है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यापक होती है और समस्त क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है कथन जो है गलत है। सत्य मतलब नहीं है, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है सत्य नहीं है दोस्तों। जो शिक्षा है एक व्यापक है, याद रखिएगा, बहुआयामी भी है। तीसरा प्रश्न देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें संबंधित नहीं है? मतलब शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है? देखिए, उद्देश्य दिया है, पाठ्यक्रम को रटाना, अधिगम, अनुभव क्रियाएं, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण। बताइए इसमें से कौन सा रहेगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव क्रियाएं और विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण, ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण है, लेकिन पाठ्यक्रम को रटाना ये जो है शैक्षिक प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सीजी टेट या सी टेट की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपको उसमें देखने को मिल ही जाता है। बताइए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? बीएफ स्किनर, सोरेनसन, चाइल्ड या डॉक्टर सुरेश भटनागर? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएफ स्किनर। चूहों पर और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ये। मतलब चूहा मतलब और कबूतर कैसे व्यवहार करते हैं, अगर उन्हें भूख लगता है या कुछ किस प्रकार से कार्य करते हैं, अगर भूख लगता है तो उनका व्यवहार क्या होता है, इस पर उन्होंने क्या कार्य किया है बीएफ स्किनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये पांचों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में 6E एवं 1E शिक्षण रणनीति में कौन सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है ये सभी, संलग्न, अन्वेषण, मूल्यांकन। आपको सिंपल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है? समूह चर्चा, सामूहिक शिक्षण, एक से अधिक अधिगम या उपरोक्त सभी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है? मतलब एक सामाजिक जो समाज के साथ है उससे रिलेटेड इसमें बताना है कि अधिगम प्रक्रिया को लाभ पहुंचाती है।
समूह परिचर्चा की सामूहिक परीक्षण की एक से अधिक अधिगम या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि समूह परिचर्चा करेंगे तो भी बहुत सारे होंगे, सामूहिक शिक्षण में भी होगा, एक से अधिक अधिगम में भी होगा, तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं होता है। जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है उसमें ये 36 मिनट का होता है, याद रखिएगा 36 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र, जो कि आपके बीएड और डीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं होता, पृष्ठपोषण, पुनः शिक्षण, पाठ नियोजन या सामाजिक अंतःक्रिया, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें सामाजिक अंतःक्रिया जो है सम्मिलित नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर, शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है। शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधि में इसमें से कौन सी सम्मिलित है, पाठ प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, उपरोक्त सभी, बताइए। तो देखिए कौन सी विधि सम्मिलित है इनमें, तो सभी सम्मिलित है, याद रखिएगा पाठ प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग शिक्षण विधि और व्याख्यान विधि, तीनों सम्मिलित हैं। देखिए 9वां नंबर प्रश्न, डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन आपको बताना है सत्य नहीं है। तो देखिए जो पहला कथन है ये सत्य नहीं है। अध्यापक वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है। डाल्टन शिक्षण विधि की यह विशेषता नहीं है, बल्कि विशेषता है स्वयं करके अनुभव से सीखने पर, बालकों में उत्तरदायित्व तथा आत्मनिर्भर बनने की भावना, अध्यापक एवं छात्रों के बीच गहरा संबंध विकसित करने पर बल। ये तीनों पर ये बल देता है डाल्टन शिक्षण पद्धति, इस पर बल नहीं देता। तो इसका इसमें बोला है कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये डाल्टन शिक्षण विधि की विशेषता है। 10वां प्रश्न देखिए, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य या दोनों, बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दृश्य सहायक सामग्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मैजिक लैंटर्न। ये लैंटर्न जो इसको बोले जाते हैं लांटे, तो लैंटर्न जो है ये दृश्य सहायक सामग्री में आएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या ऑप्शन डी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, बताइए। जो खेल पद्धति है वो निचली कक्षा में कैसे आधारित होती है, किस माध्यम से दिया जाता है। तो देखिए ये आधारित होता है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जो निचली कक्षा है जैसे कक्षा 1 से 5 है या 6वीं से 8वीं है, इसमें विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ये जो खेल पद्धति है आधारित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, बताइए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है, याद रखिएगा। और कहा भी जाता है कि एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तभी उसकी शिक्षण पद्धति अच्छी हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों इसका सीधा सही सिंपल सा आंसर है उपरोक्त सभी। ये जो सभी है शिक्षण कुशलता का प्रतीक है। श्याम पट पर लिखना अच्छा होना चाहिए, प्रश्नों को हल करना अच्छा होना चाहिए, प्रश्न पूछना अच्छा होना चाहिए, तो शिक्षण कुशलता का प्रतीक है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन सी फ्रोवेल ने। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रोवेल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप बच्चे को उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने से आएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, बताइए दोस्तों। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे शिक्षक होने के नाते। तो देखिए इसका राइट आंसर है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है? श्याम पाठ का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी सुनाना या प्रश्न पूछना? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। अगर कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न से ऐसे भी प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है जो कहानी से संबंधित हो, मतलब उस कहानी में कोई शिक्षा हो, तो ऐसे प्रश्नों को पूछकर जो है कक्षा में रुचि या विद्यार्थियों में रुचि बनाया जा सकता है। अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति के, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ये तो सही है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, ऑप्शन डी बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा आप भी। तो देखिए एक शिक्षक की भूमिका को हम एक मार्गदर्शन और एक सुलभकर्ता के रूप में देखते हैं, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको सहायता प्रदान करना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा, और सुलभ करना मतलब वही सहायता प्रदान करके सुलभकर्ता के रूप में। ये नहीं कि हर प्रश्न का जो समस्या उत्पन्न हो रही है खुद शिक्षक समाधान करे, ये जरूरी नहीं है, केवल सहायता करनी चाहिए एक शिक्षक को, बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 प्रश्न देखिए, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। तो देखिए प्रथम गतिविधि क्या है? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। ऑप्शन ए ही इसकी राइट आंसर है दोस्तों। तर्क संबंधी मतलब किसी भी बात को तर्कपूर्ण करना और तर्क संबंधी तथ्यों की ही व्याख्या करना, क्योंकि तर्क आधारित जो बात है वो सत्य होता है और तर्क इसी कारण दिया जाता है। तो एक अध्यापक को चाहिए कि प्रथम गतिविधि तर्क संबंधी हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। या ऑप्शन डी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ये राइट आंसर है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। प्रत्येक कक्षा में अलग अलग समुदाय धर्म से जो है बच्चे आते हैं, जिनके सीखने का तरीका अलग होता है, उनकी भाषाएं भी अलग हो सकती है, क्षेत्रीय चाहे भाषा हो या कुछ भी, तो उनका विकास दर भिन्न होता है और उनके सीखने के तरीके भी अलग होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता या विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति? बताइए दोस्तों, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, मतलब अधिगम मतलब सीखना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विषय वस्तु में प्रवीणता। जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो विषय वस्तु में प्रवृत्ति है। अगर शिक्षक विषय वस्तु में मतलब अपना विषय वस्तु का ज्ञाता नहीं है तो बच्चों को अच्छी तरह से वो पढ़ा नहीं सकता, यह बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने पर उसका सही उत्तर नहीं दे सकता। तो इसलिए विषय वस्तु का उसे ज्ञान होना चाहिए और यही जो है शिक्षक को प्रभावित करता है, शिक्षक के शिक्षण को। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, तो हम इसका सीधा लाभ देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अंतः विषयी अनुदेशन सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? तो विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे संदर्भ में, मतलब बहुत से इसका अनुप्रयोग करना चाहिए, जो सीखे गए ज्ञान है उसको, और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाने चाहिए, मतलब छोटे छोटे सिद्धांत निकालना चाहिए। सामान्यीकृत का अर्थ वही है
कि जो सीखा है उससे छोटे छोटे कुछ समाधान निकाले या सिद्धांत निकाले। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो हम नहीं किसका करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। देखिए, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, मतलब स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, ये जो है करना चाहिए एक शिक्षक को। लेकिन ऑप्शन सी, अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, या विषय वस्तु का कठिन स्तर। बताइए किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए एक शिक्षक को या शिक्षण प्रक्रिया में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर उनकी रुचि नहीं है या वे सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया में, तो एक शिक्षक को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, या अध्यापक का सकारात्मक रुख। बताइए दोस्तों। तो देखिए, दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, अध्यापक के अनुसार कार्य नहीं करना है बल्कि बच्चे को ध्यान पर रखकर कार्य करना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो देखिए कि इसका सही उत्तर है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। स्वायत्ता मतलब स्वयं से कुछ कर सकने को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप एग्ज़ाम में शिक्षण अभिरुचि अगर आप जीके बना रहे हैं तो उस टाइम ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा समय किसी क्वेश्चन पर मत दीजिएगा। आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, आपके टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको चारों ऑप्शन में बेहतर ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा सकारात्मक आंसर है, मतलब जो सकारात्मक और सही है, जो क्वेश्चन के अनुसार सही बैठता है, आप उसको लगाइएगा और अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करना सीखिए। वही आपको सही उत्तर तक ले जाने में मदद करता है। सबसे पहले दोस्तों आप ऑप्शन काटना सीखें। आपको पता चल गया कि ऑप्शन नहीं हो सकता, उसे तुरंत काट दीजिए पेन में। ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं है, लेकिन आप सभी ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आप वही मार्कशीट में जो है निशान लगाइएगा। ऐसा होता है कभी कभी देखा गया कि ऑप्शन ए आपको सही लगता है, सीधा आप लगा देते हैं ए, फिर आप 3 ऑप्शन को बाद में पढ़ते हैं, लगता है आपको कि ये होना था। ऐसा नहीं करना है, सभी ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर लगाना है। याद रखिए सबसे पहले ऑप्शन काटना सीखें, कौन सा आंसर नहीं है उसको हटा दें। उसके बाद अगर 2 ऑप्शन बचता है तो उस पर आप देखिए कि कौन सा बेहतर है, तो आपको आंसर मिल जाता है। देखिए 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी इसमें हम प्रश्न नहीं पढ़े हैं। शिक्षकों को स्कूल में अपने छात्रों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने बच्चों के समान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल समाज में निरंतर हो रहे परिवर्तनों का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण होगा आशावादी, निराशावादी, अन्य शिक्षकों की भांति उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो देखिए आशावादी होना चाहिए, एक शिक्षक को हमेशा आशावादी होना चाहिए, याद रखिएगा, कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए, अन्य शिक्षक की भांति नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, इसे याद रखिए दोस्तों। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षण कार्य के नियोजन में सहायता मिलती है। जो पाठ्यक्रम है उससे शिक्षण कार्य के नियोजन में सहायता मिलती है। नियोजन मतलब संचालन में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न।
हम अगली वीडियो में और प्रश्नों को लाएंगे, इससे आगे के प्रश्न को हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। ज़्यादा आपको प्रश्न अगर हो जाता है तो ये भी थोड़ा आपके पढ़ने में प्रभावित करता है, तो ज़्यादा प्रश्न नहीं रखेंगे अभी। किंडरगार्टन प्रणाली संबंधित है दोस्तों शिक्षण विधिक तकनीक से, औपचारिक शिक्षा से, कुशल अध्यापक से, उपरोक्त सभी से। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए किंडरगार्टन जो प्रणाली है वो बच्चों की खेल पद्धति द्वारा सीखने की एक प्रणाली है, तो ये शिक्षण विधि संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षण विधि की तकनीक से, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम वीडियो अब लगातार लाने की कोशिश करेंगे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है, जाइए देखिए। शिक्षण अभिरुचि का अलग से प्लेलिस्ट बना है, सामान्य हिंदी का अलग है, सामान्य ज्ञान का, रीजनिंग का अलग है और अंग्रेजी का अलग है। वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़रूर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।